हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ डॉक्टर वाहिद बेग फ्रॉम जयपुर, इंडिया। आइए आज बात करते हैं एक और प्रॉब्लम के बारे में। उल्टी, वोमिटिंग, एमेसिस, क़ह, उबकाई, तहू, गसियान, जी मालिश करना, जी मत लाना। इस तरह से कई नामों को जाना जाता है इस कैफियत को, लेकिन इन सब लफ्ज़ों का एक अलग मतलब होता है, एक अलग मीनिंग होता है, एक अलग मकसद होता है। तो आइए पहले जानते हैं इन वर्ड्स के मीनिंग को, इनके मतलब को। क़ह, क़ह का मतलब होता है फेंकना, फेंक देना। तो जब मैदा ग़िज़ा को बाहर फेंक देता है, बाहर निकाल देता है, तो उस हालत को हम क़ह कहते हैं। इसी तरह से उल्टी का मतलब उलट देना, वापस कर देना। जब मैदा ग़िज़ा को वापस कर देता है, बाहर निकाल देता है, तो उसको हम उल्टी कहते हैं। इसी तरह से एमेसिस, एमिट आउट, जो जब किसी चीज़ को बाहर निकाल दिया जाता है तो हम उसको एमेसिस कहते हैं, वोमिटिंग, वोमिट आउट। और इसी तरह से जब सिर्फ उल्टी जैसा लगे, यानी जी मालिश करे, जी मत लाए, लेकिन उल्टी नहीं हो, उस हालत को हम गसियान कहते हैं। लेकिन जब उल्टी तो नहीं हो, ग़िज़ा मैदे से बाहर तो नहीं निकले, लेकिन ग़िज़ा मैदे में हरकत करे और जो ग़िज़ा है वो अपनी जगह से हिले और बाहर नहीं आ पाए, उस हालत को हम तहू कहते हैं, यानी उबकाई। तो ये फ़र्क होता है क़ह, गसियान और तहू में, नौसिया एंड वोमिटिंग में। ये एक गैर इरादी अमल है मैदे का, इनवॉलेंट्री एक्शन है स्टमक का। आप जानबूझ करके उल्टी नहीं कर सकते। उल्टी अपने आप जब स्टमक को कोई प्रॉब्लम होती है या कोई भी और वजह होती है कहीं और से, जिसकी कि हम अभी डिटेल में बात करेंगे, तो उल्टी आती है। तो जो मैदे के अंदर वोमिटस होता है, जो ग़िज़ा होती है वो बाहर निकलती है, उस कंडीशन को हम उल्टी करना कहते हैं, क़ह करना कहते हैं। जैसा कि मैंने कहा, उल्टी अपने आप में कोई मर्ज़ नहीं है, ये दूसरे मर्ज़ों की एक अलामत है। जैसे कि मैदे में कोई मर्ज़ होना, गैस्ट्राइटिस हो जाना या गैस्ट्रोएंटराइटिस हो जाना, या मैदे में कोई ज़ख़म हो जाना, या जिगर में कोई बीमारी हो जाना, या स्प्लीन में कोई बीमारी हो जाना, या पैंक्रेटाइटिस हो जाना, या इंटेस्टिन्स में किसी तरह का कोई सुद्दा पड़ जाना या ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो जाना, या कोलिलिथियासिस यानी संग मिरारा, पित्ते में पथरी का पैदा हो जाना, या कोई ऐसी चीज़ खा लेना जो मैदे पे भारी होती है, जिसके लिए मैदा स्टमक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो भी उल्टी हो जाती है। या नमक से, राई से, मूली के बीजों के खाने से भी उल्टी हो जाती है। अपेंडिसाइटिस में भी उल्टी होती है। इसी तरह से कई तरह के बुखारों में उल्टी होती है। कुछ सिमियात है, कोई पॉइजनस चीज़ें, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, तो उसमें भी उल्टी होती है। और कुछ दिमागी कंडीशंस हैं, ब्रेन से रिलेटेड कंडीशंस हैं, जैसे ब्रेन में हेमरेज हो जाए तो उल्टी होती है, ब्रेन में किसी तरह का कोई ट्यूमर बन जाए तो उल्टी होती है, ब्रेन में चोट लग जाए तो भी उल्टी होती है, और जैसे मेनियर्स डिसीज़ है उसमें उल्टी होती है, या एक सिकनेस मोशन जिसको कहते हैं, कि जिसकी वजह से जो लेबरिंथ की हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, मोशन से सवारी करने से, आगे बढ़ने से सफ़र में, तो वो भी उल्टी का सबब बनती है। तो इस तरह से बहुत सारे वजूहात हैं, शायद अभी सारे याद भी नहीं आ रहे हैं, सारों को बारे में बयान करना मुश्किल है, आप जानते हैं। तो ये उल्टी इस तरह की वजूहात की वजह से एक अलामत के तौर पे सामने आती है। तो हमें उस वक्त इसको डिफ्रेंशिएट भी करना होता है और इसके कॉज को भी समझना होता है। डिफ्रेंशिएट हम इसको ज़्यादातर ब्रेन से, क्योंकि ये दो सिस्टम्स हैं जो जिनकी वजह से उल्टी होती है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम और दूसरा नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में जब ब्रेन में कोई प्रॉब्लम होती है तो इस तरह की उल्टी होती है। उसमें ख़ास ये है कि वो अचानक उल्टी होती है, उसमें पहले से जी मालिश करना, उबकाई होना ऐसा नहीं होता। जबकि डाइजेस्टिव सिस्टम की जो उल्टी है उसमें अक्सर पहले जी मालिश करता है, उबकाई आती है और उसके बाद उल्टी होती है। ऐसा लगता है पहले से कि उल्टी होने वाली है, तब उल्टी होती है। तो ये एक दोनों में फ़र्क होता है। इसके अलावा दोनों में जब तफरीक हो जाती है तो दोनों की अलामत के हिसाब से इलाज भी अलग होता है। उल्टी की बहुत सारी वजूहात जैसा कि हमने गिनाई, तो उनमें एक गुर्दे की वजूहात भी होती है। गुर्दे में जब कोई तग़य्युर पैदा हो जाता है तब भी उल्टी आती है। उल्टी
जब एक दो उल्टी होने से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई ख़ास कॉम्प्लिकेशन इसका नहीं होता है साइड। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा उल्टी हो जाए, बहुत ज़्यादा दिनों तक उल्टी चले, तो फिर इसके अपने जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो बुराइयां हैं वो आने लगती हैं सामने। और कभी कभी एस्फिक्सिया, दम घुटने का, जब अगर वोमिटस जो है, जो ग़िज़ा है हवा की नाली में चली जाए तो दम घुटने का डर रहता है, वो भी कंडीशन होने के चांस रहते हैं, वेरी वेरी रेयरली। लेकिन ज़्यादातर अगर ज़्यादा दिनों तक उल्टियाँ चलती है तो एक डिहाइड्रेशन, पानी की कमी जिस्म में बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये एक बहुत बड़ी बात होती है आमतौर से जो होती है। अच्छा, डिहाइड्रेशन के अलावा जब वोमिटिंग होती है तो इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं हमारे जिस्म के अंदर, उनका बैलेंस बिगड़ जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह होती है परेशानी की। तो इसलिए ऐसे में इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करना भी एक ज़रूरी कदम होता है उल्टी की दवाओं के साथ साथ। तो उल्टी के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन यही होता है कि इसमें जो है एसिड क्लोराइड का लॉस होता है, और इसकी वजह से जो कंडीशन पैदा होती है वो हाइपोक्लोरीमिया की कंडीशन पैदा हो जाती है, यानी कि खून के अंदर हाइड्रोक्लोरिक आयंस की कमी पैदा हो जाती है। और इसके साथ अगर मेटाबॉलिक अल्कोलिसिस भी पैदा हो जाए तो बाइकार्बोनेट्स बढ़ जाते हैं। इसको हम यूनानी नज़रिए से समझते हैं। देखिए, ये मॉडर्न साइंस की अपनी एक रिसर्च है और तहकीक है जो बहुत ही मददगार और ताउन होती है इस बात को समझने में कि हम जो कहते रहे हैं, जो हम समझते रहे हैं, वो कहाँ तक सही है, वो नज़रिया कहाँ तक सही है, वो बात कहाँ तक उसूली है और उसको कहाँ तक अपनाया जा सकता है, निभाया जा सकता है। तो आइए देखिए, इस कंडीशन को हम यूनानी नज़रिए से देखते हैं और मवाजना करते हैं आज की इस रिसर्च का और हमारे नज़रिए का, जो कुछ हमने समझा अब तक। यूनानी का एक नज़रिया है कि जिस्म के अंदर अगर बलगम बढ़ता है तो सफ़रा घट जाता है, और सफ़रा बढ़ता है तो बलगम घट जाता है। बहुत ही सिंपल सी बात है। यानी कि अगर कहीं गर्मी होती है तो सर्दी कम हो जाती है, सर्दी ज़्यादा होती है तो गर्मी कम हो जाती है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि आज सर्दी बहुत ज़्यादा है और आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, नहीं कह सकते। या तो गर्मी ज़्यादा है या सर्दी ज़्यादा है, तो सर्दी ज़्यादा है तो गर्मी कम है, और गर्मी ज़्यादा है तो सर्दी कम है। इसी तरह से इंसानी जिस्म के अंदर ब्लड सर्कुलेशन में जब सफ़रा, एतदाल की बात नहीं कर रहे हैं हम, मौतदिल कंडीशन में तो सब कुछ बराबर बराबर होता है, जितना कि ज़रूरी होता है एतदाल में होता है, उससे कोई बीमारी भी नहीं होती, कोई तकलीफ़ भी नहीं होती। इसलिए हम उस कंडीशन की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं गैर तबई कंडीशन की, जबकि बीमारी की वजह बन जाती है ये कंडीशन। तो आम हालात में भी और बीमारी के वक्त भी जब स्टोमक के लेयर्स में मौजूद पेराइटल सेल्स म्यूकस का सीक्रेशन करते हैं, सिंपल म्यूकस का सीक्रेशन करते हैं, तो उसको हम बलगम गैर तबई कहते हैं। अगर वो गाढ़ा है तो उसको हम बलगम मुखाती कहते हैं। अगर वो गाढ़ा है और लेसदार है तो हम उसको बलगम जुज़ाज़ी कहते हैं। अगर वो पतला है तो हम उसको बलगम माई कहते हैं। और अगर उसका टेस्ट फीका है तो हम उसको बलगम मसीख कहते हैं। और अगर बलगम उसका टेस्ट कड़वा है तो हम उसको बलगम हामिस कहते हैं। तो इस तरह से हम, चूँकि आप देख सकते हैं कि जब मैदे में बलगम की जो कैफियत होती है उसी का असर ज़ुबान पे आता है। कई बार पेशेंट्स कहता है मुँह फीका हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बलगम है वहाँ पर पे। अब वो देखना है आपको, वो जुज़ाज़ी है या माई है या मुखाती है। इसी तरह से वो कड़वा कह रहा है तो वो देखना होगा, क्योंकि जब पेराइटल सेल्स जब सिर्फ म्यूकस का सीक्रेशन करते हैं तो वो म्यूकस होता है, लेकिन यही पेराइटल सेल्स जब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी सीक्रेशन करते हैं और ये दोनों मिक्स हो जाते हैं तो वो बलगम शोर बन जाता है, बलगम माले बन जाता है, नमकीन बलगम बन जाता है। और अगर वो कम मिक़दार में होता है तो मुँह का जायका नमकीन रहता है, लेकिन अगर सफ़रा की मिक़दार ज़्यादा हो जाती है तो मुँह का मज़ा कड़वा हो जाता है। अब देखने की बात यह है कि आमतौर से सफ़रा के नाम पे जो समझा जाता है वो ये समझा जाता है कि सफ़रा तो लीवर में होता है, यानी कि जो मिरारा है, जो बाइल डक्ट है वहीं पे होता है, पित्ते में होता है। फिर ये ब्लड में कहाँ से आया? इनफैक्ट ब्लड के साथ भी थोड़ी मिक़दार में दूसरी शक्लों में सफ़रा
गर्दिश करता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अपने अहम काम अंजाम देता है। तो इस तरह से जब इसकी कैफियत बिगड़ती है तो इसको भी हम कई नामों से पुकारते हैं। अब जब हमें बात आती है इलाज करने की, उल्टी का इलाज करने के लिए, तो हमें ये देखना होता है कि मौसम कैसा है। उससे हमें काफ़ी मदद मिलती है कि गर्मी के दिन है तो जाहिर सी बात है चांसेस ये हैं कि ये सफ़रा की वजह से, गर्मी की वजह से हुई होगी। सर्दी के दिन है तो जाहिर सी बात है बलगम की वजह से हुई होगी। फिर उसके बाद पेशेंट्स ने क्या खाया है, पिछले दिनों की हिस्ट्री क्या है, उससे भी हमें पता लगता है। पेशेंट्स का मिजाज भी इससे पता लगता है। पेशेंट की ज़बान का जायका ख़ास इंपॉर्टेंस रखता है कि उसको ज़बान का टेस्ट कैसा महसूस हो रहा है, कड़वा या फीका जैसा भी है, तो हम उससे खिल्त के गलबे का पता लगा लेते हैं। इसके अलावा वो जो उल्टी कर रहा है उसका जायका कैसा है, वो उल्टी निकलते वक्त कड़वी लगती है या फीकी लगती है, वो पीली होती है, सफ़ेद होती है, पानी होती है, उससे भी पता लगता है खिल्त का। तो चूँकि हमारा नज़रिया इसी तरह का है तो हमारी दवाओं का मोड ऑफ एक्शन भी ऐसा ही है। दूसरी थ्योरीज़, दूसरी पैथीज़, दूसरे सिस्टम ऑफ मेडिसिन कैसे काम करते हैं वो ठीक है, अपनी जगह उनका अपना एक कॉन्सेप्ट है, अपना एक सिस्टम है, वो काम करते हैं। बहरहाल हम जब देखते हैं कि क्योंकि इसमें यूँ समझ लीजिए कि अब 90% केसेस में सफ़रा या गर्मी की वजह से होने वाली उल्टियाँ होती हैं, तो इसीलिए आप इसमें पहले ये सोचें, अगर ऐसा है तो हम इसमें शरबत तमर हिंदी देते हैं, शरबत अनार तुर्श देते हैं, शरबत फालसा देते हैं, शरबत अंगूर तुर्श भी काम करता है, जवारिश तमर हिंदी देते हैं, जवारिश ऊद तुर्श देते हैं, जवारिश ज़रिश्क देते हैं। इस तरह से बहुत सारी अदवियाँ हैं जो इस मामले में काम आती हैं। लेकिन अगर हमें ये देखना है कि दस्त भी अगर हैं तो फिर हम शरबत तमर हिंदी ख़ास तौर से देते हैं, और अगर अगर कब्ज़ है तो हम शरबत तमर हिंदी ख़ास तौर से देते हैं, और अगर दस्त हैं तो शरबत फालसा ख़ास तौर से देते हैं। और इसके साथ साथ दूसरी अदवियाँ भी जो भी ज़रूरी होती हैं, खाने की भी दी जाती हैं, चूसने की भी दी जाती हैं। लेकिन अगर हमें लगता है कि बलगमी की वजह से उल्टी हो रही हैं तो इसके लिए जवारिश कमूनी एक बेहतरीन दवा है, जवारिश जंजीबील है, जवारिश जालिनूस है, इस तरह से कई माजीन हैं। और इसके अलावा सर्दी के दिनों में आमतौर से बड़ों को भी, बुज़ुर्गों को और ख़ास तौर से बच्चों को उल्टियाँ बहुत लग जाती हैं। आमतौर से बच्चे, उनको सर्दी का गलबा हो जाता है, तो ऐसे में बच्चों के लिए एक बहुत छोटा सा सादा सा सिंपल सा नुस्खा जो है बड़ा ही इफ़ेक्टिव है। इसमें बस एक इलायची, एक लौंग और एक छोटा सा टुकड़ा लौंग इलायची की बराबर ही एक अदरक का टुकड़ा, इनको कूट करके और आधा कप पानी में उबाल लें, और जब चौथाई कप रह जाए तो उसको छान करके और चम्मच से थोड़ा थोड़ा करके पिलाएं। अगर ऐसा लगता है कि पेट की ख़राबी भी है, हाजमे की ख़राबी है, तो इसमें थोड़े से 1-2 पत्ते पुदीने के भी डाल दिए जाएँ। और ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम ऐसी लगती है तो 2-3 दाने अजवाइन, सादा जो अजवाइन देसी होती है उसके भी डाल दिए जाएँ। लेकिन आमतौर से 3 चीज़ें ही काफ़ी होती हैं। यही चीज़ बड़ों को भी फ़ायदा करती है, बस मिक़दार खुराक अलग हो जाती है। तो इस तरह से हमें उल्टी के जो केसेस होते हैं, अच्छा जो दिमागी प्रॉब्लम्स के होते हैं, कोई चोट लगने के हैं और जो ट्यूमर्स के हैं या ऐसी कोई चीज़ें, तो फिर उनका केस बिल्कुल अलग हो जाता है। हाँ, हमल की जो प्रेगनेंसी में जो होती हैं उल्टियाँ, उसके लिए हमारे यहाँ तुलसी की जो दवाएं हैं वो काम करती हैं। एक नुस्खा है जो फ़िलहाल जहन में नहीं आ रहा है, मैं किसी दिन शेयर करूँगा इंशाल्लाह। तो इस तरह से हम पेशेंट्स को ज़्यादातर केसेस में बिल्कुल कामयाबी के साथ ये दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं। हाँ, एक और प्रॉब्लम होती है, अक्सर शराब पीने के बाद उल्टियों वाले कई केसेस, हमारे पास बहुत केसेस आते हैं इस तरह के, जो वाइन पीने के बाद, शराब नौशी के बाद कई दिन तक शराब पीते रहते हैं और उसके बाद उल्टियाँ होती हैं, हाथ पैर काँपते हैं उनके और कुछ खाया नहीं जाता। तो ऐसी कंडीशन में शरबत फालसा और शरबत तमर हिंदी या सिकंजबीन सादा या सिकंजबीन लेमोनी बेहतरीन रिजल्ट्स रखते हैं। इसके साथ शरबत बजूरी भी दें तो बहुत अच्छा रहता है। बाकी और भी आप सिम्टम्स के हिसाब से आप शामिल कर सकते हैं। तो डियर यूनानी फिजिशियंस, ये सब था उल्टी के बारे में। हालांकि बहुत कुछ अभी मिसिंग है इसमें, लेकिन बस वही बात की बर वक्त जहन में नहीं आता, जैसे जैसे कभी आएगा इंशाल्लाह शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।